Hello everyone and welcome back to yet another video of entrepreneur। हम entrepreneur सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में किसी ना किसी नाम से हो सकता है, चाहे वो बीकॉम में हो, बीबीए में हो या किसी में भी हो सकता है किसी अलग नाम से हो, लेकिन जस्ट वही होगा, सब्जेक्ट पूरा वही होगा। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डू, क्योंकि हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हम एक रात पहले इसको पढ़ें और सुबह हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन हमें देखना है। टाइप्स क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है। तो एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पहला आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। अब ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? हु आर द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर? ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ नया इन्वेंट करेंगे मार्केट में टू अंडरस्टैंड एंड सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स, ये कहलाएंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, राइट? जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स बाय एलन मस्क, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बाय मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया है, कुछ नया मार्केट में इन्वेंट किया है एंड नाउ वी ऑल आर यूजिंग इट। कहीं ना कहीं हम इसे अपनी लाइफ का एक पार्ट बना बैठे हैं। तो जब ऐसे एंटरप्रेन्योर सामने आएंगे, ऐसा बिजनेसमैन सामने आएगा जो कुछ नया करेगा, तो उसे हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कहेंगे। अगेन मैं अपने आप को रिपीट करूंगी कि आप एग्जाम्पल जरूर लिखें, सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर होता है। नेक्स्ट इज फेबियन एंटरप्रेन्योर। अब फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन है? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो बहुत स्ट्रैटेजिकली स्लो ग्रोथ पे बिलीव करते हैं। ये बहुत ज्यादा एडवर्स रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन ये स्टेडी स्टेडी अपने लेवल पे ग्रो करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा सर ने जो एम्पायर खड़े किया था, वो बहुत करेक्ट एग्जाम्पल है फेबियन एंटरप्रेन्योर का। उन्होंने की है चीजें बहुत ज्यादा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, वो तो फेबियन नहीं है, उन्होंने तो बहुत कुछ किया है। बट अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखोगे, द वे ही हैज डेल्ट इन हिज बिजनेस, तो आपको समझ में आएगा बहुत सोच समझ के, बहुत सुलझे हुए डिसीजंस वो लेते आए हैं, जिसकी वजह से आज टाटा जो है वो टाटा है। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। डियर लिसनर्स, फेबियन एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फेबियन ऐसे लोग हो गए जो स्ट्रैटेजिकली स्लो, स्टेडी बट परमानेंट ग्रोथ पे बिलीव करते हैं। ड्रोन ऐसे लोग होते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा रिजिड है, कस्टम पे बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ट्रेडिशनल है, कस्टमाइजेशन पे बिलीव नहीं करेंगे, और उनको लगता है कि नई टेक्नोलॉजी, नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करना है। या तो ये उनका डर हो सकता है, या वो अपने प्रोजेक्ट पे अपने ओल्ड कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ज्यादा रिजिड है, कॉन्फिडेंट है। कभी कभी ऐसा कॉन्फिडेंट, ऐसा रिजिडनेस फेल भी करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया के मोबाइल फोन्स। नोकिया को जब ये रियलाइज हुआ कि नहीं, अब मार्केट में मुझे अपने स्मार्टफोन्स लाने ही पड़ेंगे, तब तक काफी लेट हो चुकी है। अब नोकिया वो प्लेटफॉर्म, वो पोजीशन बना ही नहीं पा रहा है। इवन वीवो जैसे इस टाइप के लोकल ब्रांड्स जो है, सॉरी लोकल नहीं बोलूंगी, बट इस टाइप के जो ब्रांड्स है, वीवो, ओप्पो, वो तक इंडिया मार्केट में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के बैठे हैं अपना। लेकिन नोकिया स्मार्टफोन्स के मामलों में वो प्लेटफॉर्म अभी अपने लिए, वो स्पेस अभी क्रिएट कर ही नहीं पा रहा है। व्हाई? बिकॉज ही वॉज अ ड्रोन एंटरप्रेन्योर इन द स्टार्टिंग। करेक्ट है। फिर आता है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। अब ये इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कौन है भाई? नाम से ही समझ में आ रहा है, टू इमिटेट मतलब टू कॉपी। क्या याद रखना है? इमिटेट मतलब टू कॉपी। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो किसी और के एंटरप्रेन्योर्स आइडिया को कॉपी कर लेंगे। क्या ये चुराना है? नो, ये चुराना नहीं है, ये सिर्फ उसके सक्सेसफुल मॉडल को अडॉप्ट करना है। जैसे जब मैं आपको रितेश अग्रवाल का एग्जांपल समझा रही थी पिछले वीडियो में, तब भी मैंने ऐसा ही कुछ समझाया था। नॉर्मली जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो हम किसी और के आइडिया पे ही तो काम कर रहे हैं ना, बट एट द सेम टाइम हम एंटरप्रेन्योर भी हैं, क्योंकि हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं अपने मार्केट में, उसको नए तरीके से लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हम इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जानते हैं। आई होप, देखो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन द इंटरनेट, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी होंगे। क्या? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। देखो फैबियन को याद रखने का तरीका, फैब, दे आर वेरी फैब, बहुत स्मार्ट है, बहुत फैबुलस है, इनको पता है स्लो स्टडी विन द रेस। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, ड्रोन की तरह, ठीक है, इनको पता है नहीं भैया कुछ नहीं करना है। ठीक है। इमिटेटिव, इमिटेटिव मतलब ये डिक्शनरी में होता है कॉपी, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। एग्जाम्पल सब में याद रखेंगे। इनोवेटिव में टेस्ला, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। फेबियन में रतन टाटा या टाटा ग्रुप लिख के आ सकते हैं आप। ड्रोन में आप नोकिया का एग्जाम्पल लिख के आ सकते हैं।
इमिटेटिव में फ्रेंचाइजी ओनर्स जैसे कि KFC, डोमिनोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन इमिटेटिव में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने स्टारबक्स देखा और आपको वो बहुत अच्छा लगा, राइट? आपने डोमिनोज देखा, आपको वो बहुत मजा आया, आपको लगा यार आई ऑल्सो कैन मेक गुड पिज्जाज, आई एम अ गुड पिज्जा शेफ, मैं एक पिज्जा जैसा कैफे लॉन्च करता हूँ, आई विल सेल ओनली पिज्जा। आप सोचिए ना किसी ने तो सोचा ना कि एक कैफे खोला जाए जिसमें सिर्फ पिज्जा बिकेगा, नथिंग एल्स। तो आप वैसा कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर सकते हो फ्रॉम दी इंस्पिरेशन। तो ऐसे में आप कॉपी नहीं करोगे, आप इंस्पायर्ड होगे। करेक्ट है। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन को कि एंटरप्रेन्योर्स की क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, पहले हम क्लासिफिकेशन पे पढ़े। ये एक डायग्राम है जो रिस्क और इनोवेशन को बताता है। ठीक है, देखो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कौन है, अगर आप इसको देख पा रहे होगे, जो रिस्क भी ज्यादा लेंगे और इनोवेशन पे भी बिलीव करेंगे, इसलिए पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट पे आएगा। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स कौन है, जो कॉपी कर रहे हैं, तो रिस्क तो ले रहे हैं फ्रेंचाइजी ऊपर करके, बट क्या खुद का इनोवेशन है? तो बिल्कुल नहीं। जो एंटरप्रेन्योर्स कौन है, जो ना तो रिस्क लेने पे बिलीव करते हैं, ना ही इनोवेशन पे बिलीव करते हैं। फेबियर एंटरप्रेन्योर्स कौन है, जो इनोवेशंस पे तो बिलीव कर रहे हैं क्योंकि वो ग्रेजुअली चल रहे हैं, और क्योंकि वो स्लो एंड स्टेडी है तो उनका रिस्क कैसा जा रहा है, थोड़ा सा लो जा रहा है। आर वी क्लियर? ठीक है, ये डायग्राम को अगर आपको याद रहा तो आप इसको यूज करके आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। देखिए एंटरप्रेन्योर्स के ये टाइप्स थे। अब अगर उनको क्लासिफाई करने पे हम आ जाए, जैसे ह्यूमन बींग्स को एज और अपनी हाइट और जेंडर के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। सिमिलरली एंटरप्रेन्योर्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, जिसको हम कॉमन वर्ड में साइज भी बोलते हैं, on the basis of business type कैसा है, on the basis of motivation, on the basis of categories। एक एक करके समझते हैं। पहला है on the basis of ownership, sole proprietor, partnership, private company, public limited company and cooperative company। ठीक है, this will be public limited company। ठीक है, अब क्या है सोल प्रोप्राइटर, यानी कि ऐसे प्रोप्राइटर्स या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो सिंगल हैंडली किसी बिजनेस को शुरू करेंगे। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपके घर के आसपास का किराना दुकान, कोई शॉप, एनीथिंग। ठीक है, पार्टनरशिप तब जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी स्टार्टअप आइडिया पे वर्क करते हैं, किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, आपस में एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, यानी कि एक प्रॉमिस बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम ऐसे बिजनेस को, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट कंपनी, ऐसी कंपनी जो प्राइवेटली चलती है, जिसमें कोई शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, उसे हम प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जब प्राइवेट कंपनी, या इसको ऐसे समझिए, जब कंपनी अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट कर लेती है। ठीक है, जनरली होता क्या है, जब आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लगोगे ना, तो आप प्राइवेट कंपनी हो, 3-4 साल आप उस पर काम करोगे और आप बहुत अच्छा काम करोगे ना, तो आप आईपीओ लॉन्च करते हो। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स को मार्केट के लिए ओपन कर देना। फिर लोग बायर्स आपके शेयर्स को खरीदते हैं, शेयर होल्डर्स बनते हैं और आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। कंपनी ऐसा क्यों करती है? जब कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए, जब कंपनी को एक्सपेंड करना है, जब कंपनी को ग्रोथ करना है, सिंपल। उसके बाद है कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो किसी बिजनेस आइडिया पे वर्क तो करते हैं, बट they are not partners, they are not the members of the private or a public limited company, instead they are members of a cooperative group। यानी कि जब कुछ लोग मिलके किसी आइडिया पे वर्क करेंगे विद कॉमन मोटिव और ऑब्जेक्टिव, जनरली ऐसे बिजनेस पे मोटिव और ऑब्जेक्टिव सोशल बेनिफिट होता है या अपलिफ्टमेंट होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है लिज्जत पापड़ का। लिज्जत पापड़ जब शुरू किया गया था तो गुजरात की एक दीदी ने उसे शुरू किया है। ठीक है, जैसे हम बहन, वहां पर बहन को बहन बोलते हैं। उन्होंने इसे स्टार्ट किया था और उन्होंने अपने साथ साथ ऐसी महिलाओं का समूह बनाया जो अंडर प्रिविलेज थी, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी, बट एट द सेम टाइम पॉवर्टी को फेस कर रही थी। एंड वी ऑल नो गुजरात इज अ लैंड ऑफ फूड्स, है ना, खाना बहुत अच्छा बनता है, हर कोई खाना अच्छा बनाना जानता है। तो उन्होंने इसी यूएसपी को यूज करके पापड़ बनाया। किसी एक फीमेल ने उनको सेल करने में, मार्केटिंग करने में हेल्प की, दूसरे ने पैकेजिंग में हेल्प की, और ऐसा करके वापस में एक दूसरे को अपलिफ्ट किए। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज के डेट में इट इज नॉट ओनली इंडिया लेवल ब्रांड, बट इट इज अ ग्लोबल ब्रांड। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है इस
और लिज्जत पापड़ का। तो ऐसे बिजनेस जब कॉमन अपलिफ्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं सारे मेंबर्स के, तो उसे हम कोऑपरेटिव बिजनेस या कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जानते हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या क्या है? सोल सिंगल, प्राइवेट पब्लिक, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव। करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, जिसको हम साइज भी बोलते हैं। नॉर्मली हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जब किसी कंपनी का साइज 2.5 लाख से 5 करोड़, ध्यान रखिएगा क्राइटेरिया बढ़ गया है, पहले 5 करोड़ नहीं था, लेकिन अब अप टू 5 करोड़ स्मॉल, 5 से 10 करोड़ मीडियम एंड अबो 10 करोड़ इज लार्ज कंपनी। तो वैसे ही जैसा कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, कंपनी का साइज होगा 10 to 50 एम्प्लॉइज, 50 to 200 एम्प्लॉइज एंड 200 एंड अबो। याद क्या रखना है? अप टू 5 करोड़, अप टू 10 करोड़, अप मोर देन 10 करोड़, 50 एम्प्लॉइज, 200 एम्प्लॉइज, 200 एंड अबो एम्प्लॉइज। पूरी विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री, ये सब किसका पार्ट हो जाएगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। विलेज इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे कि मटका बेचने वाले, कुम्हार एक्सेट्रा, जो भी आप देखते हो, सब्जी बेचने वाले, ये सब विलेज इंडस्ट्री का पार्ट है। स्मॉल में क्या आ जाएगा? मीडियम में सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो आप आसपास में देख रहे हो, जो 10 करोड़ तक के अंदर अंदर की है, वो सारी किसका पार्ट हो जाएगी? मीडियम का। जनरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। फिर लार्ज स्केल में आप जो भी बड़ी कंपनी देखते हो विद मोर देन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मोर देन 200 एम्प्लॉइज एक्सेट्रा, वो सब किसका पार्ट हो जाएंगी? लार्ज स्केल का, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स या कोई भी हैवी इंडस्ट्री। इजी टू अंडरस्टैंड। स्मॉल, मीडियम, लार्ज। करेक्ट है। up to 5 crore, up to 10 crore, 10 crore and above, up to 50 employee, up to 200 employee, 200 and above. Handicrafts, handloom, village industry, manufacturing units, automobiles, या सारी heavy industries. Next है on the basis of business type, trading, manufacturing and service entrepreneurs. ठीक है, ट्रेडिंग यानी जो ट्रेडिंग करेंगे, buying and selling of goods and services, they might or they might not have a fixed place. जैसे कि शेयर ट्रेडिंग हो सकता है या किसी और चीज की ट्रेडिंग हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स, जब कोई बिजनेस आइडिया प्योरली मैन्युफैक्चरिंग पे बिल्डअप होगा, प्योरली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड होगा, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स भी बोलेंगे। जैसे किसी भी एंटरप्रेन्योर की किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर का पार्ट हो जाएगा। ये अलग क्यों है? क्योंकि ये सर्विस एंटरप्रेन्योर नहीं है। जब आप कोई सैलून खोलोगे, कोई होटल खोलोगे, किसी को सर्विस दे रहे हो, तो आप सर्विस एंटरप्रेन्योर कहलाओगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो बाइंग एंड एक्सचेंज कर रहे हो, करेक्ट है, ना ही कुछ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो। तीनों क्लियर हो गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस टाइप, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर। इंड्यूस, फोर्स करना। जब आपको एक्सटर्नल चीजें फोर्स करेंगे टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो आप इंड्यूस एंटरप्रेन्योर हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ के कुछ सर्कमटेंसेस जो आपको ऐसा फोर्स कर दे कि नहीं, अब आपको तो एंटरप्रेन्योर बनना है। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आपको एक्सेप्ट करनी है, अडॉप्ट करनी है, ग्रैब करनी है, आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है, आप इंड्यूस एंटरप्रेन्योर हो। लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी ने आपको पार्टनरशिप के लिए पूछा और आपको वो बहुत लरिंग लगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा, आप बन गए, ये इंड्यूस एंटरप्रेन्योर है। मोटिवेटेड, जब आप खुद से मोटिवेटेड हो, इंटरनल फोर्सेस, यानी कि जैसे आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो बिजनेस करना है, आई वांट टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, मुझे नहीं करना है 9 to 5 जॉब, तब आप मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर हो। और सोशल एंटरप्रेन्योर, जब प्योरली, डेडिकेटली आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, तो आप क्या हो? सोशल एंटरप्रेन्योर। करेक्ट है। 3 हो गया। इंड्यूस, एक्सटर्नल फोर्सेस, मोटिवेटेड, इंटरनल फोर्सेस, फॉर द सोसाइटी, सोशल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन मतलब जब पहली बार उस बिजनेस को किया जाए, इसको आराम से समझते हैं। जैसे कि आपने अपने पापा का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड किया, तो आप सेकेंड जनरेशन है, करेक्ट है। अगर आपने अपने दादा का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड किया है पापा के बाद, तो आप थर्ड जनरेशन है। बहुत सिंपल हो गया। लेकिन अब आपने सोचा कि नहीं, my father, my grandfather are into, let's say, a rice mill business, I want to go into a candle business, तो आप क्या हो जाओगे? फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि आप उस बिजनेस को पहली बार शुरू कर रहे हो। तो यहाँ से जनरेशन का मतलब बिजनेस को लेके है कि क्या वो बिजनेस तीसरी बार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो थर्ड, दूसरी बार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो सेकेंड। आप
कायदे से लीगली थर्ड जनरेशन हो पर पहली बार उस बिजनेस को कर रहे हो तो फर्स्ट जनरेशन। जैसे कि अमृतुल्य आपको देख के लगता होगा ना कि फर्स्ट जनरेशन है, अभी अभी सुन नहीं पा रहा है, नो डियर। जब आप उसकी केस स्टडी उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अमृततुल्य के ओनर उनके पापा ने शुरू किया है। वो फेमस अभी हो रहा है क्योंकि उसने उसको फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट पे लॉन्च कर दिया है, राइट। तो वो क्या कहलाएगा, थर्ड जनरेशन बिजनेस। क्लियर हो गया। आपको आसपास के जो भी एग्जांपल्स दिखेंगे, जैसे कि शुगर कॉस्मेटिक्स फर्स्ट जनरेशन बिजनेस का पार्ट है। विनीता ने पहली बार उस बिजनेस को शुरू किया है। अब अगर उसके बाद उनकी लेगेसी उसको कैरी फॉरवर्ड करती है तो वो सेकेंड जनरेशन का पार्ट होगा। टाटा अगेन इज अ थर्ड जनरेशन, कैरी फॉरवर्ड हुआ जा रहा है जमशेदजी टाटा के टाइम से। तो ऐसा आपको समझना है, बहुत आराम से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया।